सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून को आ चुका है और सभी पूरा देश, सभी पार्टियां, राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग इसे अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं और इसका अर्थ निकाल रहे हैं और मंथन कर रहे हैं। हम सब अभी तक इसी काम में व्यस्त हैं। हम सब से मतलब लार्ज है। तो इस मैं भी पिछले काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स को देख सुन समझ रहा हूँ, इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी आज एक समीक्षा जो है वो कुछ अलग सी है। हो सकता है आप इससे सहमत हो नहीं हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन मैं अपनी जितनी मेरी समझ है मैं उससे एक समीक्षा कर रहा हूँ। हमारे भारतवर्ष में दो स्टेट है, एक है महाराष्ट्र और एक है बिहार। बिहार पूर्व की तरफ है, महाराष्ट्र 25 की पश्चिम की तरफ है और काफी 1000-1500 किलोमीटर की दोनों में दूरी है। और सारा भारत जानता है कि महाराष्ट्र एक विकसित प्रदेश है। वहाँ की जो राजधानी है मुंबई, वो भारत की आर्थिक राजधानी भी है। सबसे ज्यादा जीएसटी वहीं से आता है और भी सब कलेक्शंस जो हैं जितने भी वो सब महाराष्ट्र से, मुंबई से ही होते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो भी बड़े बड़े कारखाने सब कुछ है उनका, सब आर्थिक साम्राज्य लगभग ऑफिस तो वहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में है ही। दूसरी तरफ बिहार है। अच्छा, महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें आती हैं। फर्स्ट नंबर 80 सीटें यूपी में, सेकंड नंबर महाराष्ट्र में 48। अच्छा, दूसरी तरफ बिहार है, वो एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसलिए है कि वहाँ का जो भी मुख्यमंत्री है, अभी तो पिछले काफी सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमेशा केंद्र से मांग करते रहे हैं कि बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, वो पिछड़ा हुआ है, उसका पिछड़ेपन से उनको बाहर निकाले। तो ये इस बात का प्रमाण ही है कि वहाँ की सरकार भी मान के चल रही है कि बिहार एक विकसित राज्य नहीं है। अच्छा, अब बात यहाँ पॉलिटिक्स की हो रही है। तो मेरा ये मानना है, जैसे कुछ स्टेट है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहाँ दो ही पार्टियां सक्रिय हैं, बीजेपी और कांग्रेस। साउथ में दो दो तीन तीन पार्टियां सक्रिय हैं, जैसे अन्ना डीएमके, डीएमके और कांग्रेस। बीजेपी वगैरह का वजूद नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। ऐसे ही केरल में है वामपंथी और कांग्रेस। लेकिन ये जो स्टेट है बिहार, जैसे हम पहले बिहार का नाम लें तो बिहार में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छोटी बड़ी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जिसके लालू यादव के नाम से जानी जाती है, नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू। जीतन राम मांझी अकेले एमपी हैं, लेकिन उन्होंने भी एक पार्टी बना रखी है, हम पार्टी। पासवान, रामविलास पासवान स्वर्गीय, उनके बेटे उनकी पार्टी संभाल रहे हैं। एक उनके रामविलास पासवान के छोटे भाई, वो अलग पार्टी बना रखी है। ऐसे वहाँ छोटे मोटे कई दल हैं। मतलब वहाँ दो तीन पार्टी से ज्यादा पार्टियों का राजनीतिक वजूद है बिहार में। ऐसा ही महाराष्ट्र में है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी जिसके प्रमुख शरद पवार हैं, शिवसेना पुरानी पार्टी थी, अब उसके दो गुट हो गए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे, एक नाथ शिंदे। और भी वहाँ समाजवादी पार्टी का भी कुछ इलाकों में असर है, कुछ एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उनका भी असर है। कहने का मतलब ये है कि इन दो स्टेट में तीन चार पार्टियां इनसे ज्यादा हैं। और अभी के आप रिजल्ट देखें
तो ये मेरी अपनी समीक्षा है। मुझे बिहार के वोटर महाराष्ट्र के वोटरों से ज़्यादा दूरंदेशी वाले, समझदार कहना तो ठीक नहीं है, महाराष्ट्र के समझदार नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वहाँ के बिहार के लोग ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने ज़्यादा वाइजली और कौन सी पार्टी केंद्र में आएगी, सत्ता में आएगी, उसके साथ चलना है, ये सोच समझकर वो वोट करते हैं। जैसे आप पिछले चुनाव में भी देख ले, बिहार में, महाराष्ट्र लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीती थी। महाराष्ट्र में इसका उल्टा है। वहां अभी आप देख लें तो पूरा खंडित जनादेश है। और अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, गोपीनाथ ये अपना एक नाथ शिंदे की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही है और सरकार में शामिल है, वो एक कमजोर सरकार उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इनको आपसी फुटबॉल, सर फुटबॉल का और आपसी खींचातानी का वहाँ सबको वहाँ अपना खामियाजा भुगतना पड़ा है। और बिल्कुल वहाँ खंडित जनादेश आया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बिहार के जो, अब मेन बात जिस पे इतनी भूमिका के बाद में आना चाहता था, महाराष्ट्र के जो नेता है वो सिर्फ किताबी नेता है, वो जन जागरण जनता के बीच नहीं जाते, वो सिर्फ अपने बैनर्स और होर्डिंग लगा के ये अपना जनता से संपर्क रखते हैं। मैं मुख्यतः बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, पूना, मुंबई, नवी मुंबई, यहाँ मैं खुद रहा हुआ हूँ, मैंने देखा है किसी भी नेता का वहाँ आम जनता से कोई संपर्क नहीं है। वो सिर्फ होल्डिंग और बैनर लगा लगा के कि आपको दिवाली की शुभेच्छा, मांझी शुभेच्छा, और ये सब बैनर पोस्टर लगा देते हैं, जनता से वो नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के जो राजनीतिज्ञ हैं वो कब मिलते हैं? एक तो गणपति पूजा विसर्जन के टाइम, जो अभी जुलाई अगस्त में आएगा, और या जन्माष्टमी के टाइम वहाँ गोविंदा होता है, दही हांडी फोड़ने का उत्सव होता है, बस। इसके अलावा उनका वहाँ कोई काम नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे जैसे आप दूसरे देखें, या बिहार की बात कर रहे हैं तो वहाँ ही देखें, बिहार के जो राजनीतिज्ञ हैं वो घर घर जाते हैं, अपनी सभाएं करते हैं, सब करते हैं, जनता तक पहुंचने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यतः बड़े शहरों में ये कोई भी राजनेता आम जनता तक नहीं पहुंचता, ना पहुंचना चाहता है। तो इस दौरान वो करता क्या है? इस दौरान वो करते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, फैक्ट्री वाले हैं, बड़े जो टाइकून हैं, अंडरवर्ल्ड है, मैं दोबारा शब्द ले रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड है, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे पैसा उगाते हैं, उनसे सौदेबाजी करते हैं। मैं सभी पार्टियां इसमें शामिल कर रहा हूँ। उनसे सौदेबाजी करते हैं और इसी ऐसे ही वो इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन में पोलिंग बूथ पे भी जो उनके एजेंट्स बैठते हैं वो सब पेड वर्कर होते हैं। कोई नॉट ए सिंगल कोई भी वर्कर जो है कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ बूथ पे बैठ के अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ या जिताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 100 तो मैं नहीं कहता, 99% वहाँ पेड वर्कर ही काम करते हैं। और महाराष्ट्र की सारी पॉलिटिक्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कि बैनर्स, होल्डिंग और अखबारों से ही चलती है, जनता से उनका संपर्क नहीं होता। उनका संपर्क सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों से, पैसा कैसे उगाना है, कैसे नहीं उगाना है, इससे होता है। अब मैं आपको अभी के इलेक्शन की बात बता दूं, 2024 में अभी जो 4 जून को रिजल्ट आया है, और उसमें
शिवसेना शिंदे ग्रुप को भी और बीजेपी को भी वहाँ बहुत झटका लगा है। और 4 जून से ही आप देख लें कि वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर नाम की वहाँ कोई स्थिति नहीं है। सब वहाँ जितने भी ये लोग जीते हैं वो सबों ने मिठाई उगाना, जीत की बधाई देना, मिठाई बांट के उनसे चंदे वसूल करना, जो पहले दौर था वो ही दौर दोबारा महाराष्ट्र में इस टाइम चल रहा है। मैं खुद वहाँ रहा हुआ हूँ, अब तो वर्तमान में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरे वहाँ बहुत संपर्क हैं। मैंने वहाँ सबसे बातचीत करी है, एक दो की बात नहीं है। वहाँ वापस वही राज आ गया है जो पहले बीजेपी का, जब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री से पहले राज था, कि वसूली करना, या जो उद्धव ठाकरे के बीच में सरकार आई थी तो उन्होंने टारगेट दिया था कि हमें इतने बार से इतने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, ऐसे चाहिए। वहाँ कोई भी आज की डेट में दोबारा वसूली हफ्ता ये सब शुरू हो गए हैं। ये वहाँ का इस बात का परिणाम है कि वहाँ की जो जनता है उसने अपना वाइजली वोट नहीं किया है। मैं कसूर नहीं दे रहा हूँ किसी को, वोट देना सबका अधिकार है, कौन किसको वोट देगा ये उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उसी का परिणाम है। वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसके रिवर्स अगर आप बिहार में देखें तो बिहार की जनता पिछड़ी हुई है। वहाँ भी सब माओवादी और इस टाइप के वहाँ खूब तत्व हैं और वहाँ भी वसूली राज होता है, और लालू यादव के टाइम तो बहुत रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइजली वोट करते हैं और जो केंद्र में सरकार है उसके साथ ही सरकार बना के चलना चाहते हैं। ये हम पिछले 10-12 उससे भी पहले के सालों से हम देख रहे हैं। मेरा यहाँ ये कहना है कि राजनीतिक समझ जो है वो बिहार के लोगों की महाराष्ट्र के लोगों से ज़्यादा बेटर है। यह इस चुनाव में एक बार फिर साबित हुआ। आपको हो सकता है मेरी समीक्षा कुछ अजीब सी लगे, अलग सी लगे, बेढंगी लगे, या मैं इसकी व्याख्या कुछ ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इस मेरी जो मैंने व्याख्या की है इसका अर्थ अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो बिहार की जनता तो फिर भी, वहाँ के नेता फिर भी आम आदमी से संपर्क में हैं। महाराष्ट्र का कोई भी नेता आम आदमी से संपर्क में नहीं रहता, ना आम आदमी का वहाँ संपर्क होता है। वहाँ नेताओं को ही संपर्क करना है, और नेता किससे संपर्क करते हैं? जो उनके काम कर सके, जो अंडरवर्ल्ड के काम कर सके, जो वसूलियाँ कर सके, जो गैंग हो। इसमें मैं सभी पार्टी को शामिल कर रहा हूँ और मेरे लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो चिंतित होंगे कि महाराष्ट्र में दोबारा 4 जून के बाद वही पुराना दौर आ गया है, जिससे हमको बचना चाहिए, जिसका किसी की तरफ शायद ध्यान नहीं गया है। और मैं इसलिए अपनी समीक्षा को यही खत्म करके यही कहूँगा कि बिहार की जनता पॉलिटिकली अच्छी सोच रखती है, बेटर सोच रखती है महाराष्ट्र के मुकाबले। अच्छा, इसमें मैं अंत में ये बात और बता दूं जो शायद बात अजीब लगे और मेरे इस समीक्षा के खिलाफ ही जाए। मैं मेरी लाइफ में कभी भी बिहार नहीं गया। महाराष्ट्र तो मैं बहुत जाता हूँ, लेकिन मैं बिहार अपनी लाइफ में कभी भी नहीं गया। और मेरे भी दिमाग में यही परसेप्शन था कि बिहार जो है वो एक अलग सा है, पिछड़ा हुआ है, वहाँ अनपढ़ लोग हैं। लेकिन अब ये मेरी धारणा धीरे धीरे बदलती जा रही है। मैं दोबारा कहता हूँ कि हो सकता है कि आप मेरी राय से सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप मेरी इन बातों